हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हमारा आज का टॉपिक है कैमेरिक एंजिटन रिसेप्टर टी सेल कार टी थेरेपी। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी नेक्सकार 19 का प्रधानमंत्री इन्होंने अनावरण किया है। तो इस वजह से ये भी सुर्खियों में क्यों है? अन्य संबंधित तथ्य क्या है? इम्यूनो एक्ट, इसने नेक्सकार 19 थेरेपी बी सेल ब्लड कैंसर के लिए विकसित की है। इम्यूनो एक्ट आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के तहत विकसित कंपनी है। इस विकास में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीवीटी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC, इसने कंपनी को सहयोग प्रदान किया है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने रक्त कैंसर मतलब ब्लड कैंसर, इसके इलाज के लिए एक कार-टी सेल थेरेपी है, इसका नाम क्या है, कॉर्टेमी, इसको मंजूरी दी है। कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी ये क्या है? तो इसमें रोग है, इनके रोगी की टी कोशिकाएं हैं, उनको रक्त से एकत्रित किया जाता है, किनको, टी कोशिकाओं को, और प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इन टी कोशिकाएं हैं, इनमें एक विशेष रिसेप्टर डाला जाता है जिसे कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। यह रिसेप्टर टी कोशिकाएं हैं, उनको कैंसर कोशिकाओं को पहचाने और उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम बनाता है। इसे एक जीवित औषधि लिविंग ड्रग माना जाता है। यहाँ पर कार-टी कोशिका उपचार की प्रणाली दे रखी है। तो सबसे पहले टी कोशिका प्राप्त करने के लिए रोगी के शरीर है, इससे रक्त प्राप्त किया जाता है। तो इस रक्त में क्या है, टी कोशिका है। फिर लैब में कार-टी कोशिका है वो बनाई जाती है। कार के लिए जीन उसका प्रवेश है वो कराया जाता है। यहाँ पे टी कोशिका है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, कार-टी कोशिका है ये। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, लाखों कार-टी कोशिकाएं ये उगाए जाते हैं। फिर कार-टी कोशिका है उसको जो रोगी है इसके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। फिर कार-टी कोशिकाएं हैं ये कैंसर कोशिकाओं से जुड़ती हैं और फिर वे उन्हें यहाँ पे मार देती हैं। कार-टी सेल थेरेपी के लाभ हैं यहाँ पर, और यहाँ पे उसकी चुनौतियां हैं। तो लंबे समय तक राहत, तो ये इसका लाभ है। कार-टी थेरेपी कैंसर है उसको लंबे समय तक दूर रख सकती है, जिससे बार बार इलाज की जरूरत कम होती है और जीवन की गुणवत्ता है वो बेहतर होती है। व्यक्तिगत उपचार, तो इस थेरेपी में रोगी की टी कोशिकाओं को ही संशोधित करके उपयोग किया जाता है, जिससे उपचार है वो अधिक प्रभावी होता है और दुष्प्रभाव कम होते हैं। कम समय में उपचार, तो उपचार है वो लगभग 45 दिनों में पूरा हो जाता है। चुनौतियों की बात करें तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम CRS, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, जो कार-टी कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए साइटोकिन चयन के कारण होती है। इससे कई अंगों की कार्यक्षमता वो अस्थायी रूप से प्रभावी हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर ठीक हो जाती है। एंटीजन एस्केप, कुछ ट्यूमर हैं ये खुद को बचाने के लिए एक एंटीजन को खो देते हैं, जिसे कार-टी कोशिकाएं वो पहचानती है। इसके कारण उपचार है उसको उस उपचार का जो असर है वो कम हो जाता है। अन्य और देख लेते हैं, न्यूरोटॉक्सिटी, ये मस्तिष्क से जुड़ी जटिलताएं आदि ये भी हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो एक नए क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे 8 बच्चों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है जो अपनी माताओं में माइटोकॉन्ड्रियल रोग विरासत में ग्रहण करने के उच्च जोखिम में थे। यह सफलता माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी MRT के माध्यम से प्राप्त हुई है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका में मौजूद होते हैं और 90% से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर प्लांट कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है जो न्यूक्लियर DNA से अलग होता है। यह शरीर की ऊर्जा उत्पन्न करने में सहयोग करता है, लेकिन शारीरिक बनावट है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माइटोकॉन्ड्रियल रोग,
तो जब माइटोकॉन्ड्रिया है वो ठीक से काम नहीं करते तो कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे वे बढ़ने लगती हैं। जब अत्यधिक मात्रा में कोशिकाएं मर जाती हैं तो शरीर की अंग प्रणाली है वो विफल हो जाती है, जिससे व्यक्ति है उसकी जान जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग केवल माता से बच्चे को विरासत में मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी के बारे में जान लेते हैं। तो यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ है, उसका एक नया रूप है। इसमें महिला के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एमटीडीएनए उसको डोनर महिला के स्वस्थ एमटीडीएनए से बदला जाता है। एमआरटी उपचार में बनने वाले भ्रूण में निम्नलिखित होते हैं। एक पुरुष और महिला संभावित माता में न्यूक्लियर डीएनए तथा एक अन्य महिला डोनर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। चूंकि पैदा हुए बच्चे में 3 व्यक्तियों का डीएनए होता है, इसलिए इसे 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। तकनीकें देख लेते हैं। तो एमआरटी में अलग अलग प्रकार की तकनीकें शामिल है, जैसे मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर एमएसटी, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर पीएनटी आदि। प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर पीएनटी प्रक्रिया निषेचन के बाद की जाती है और मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर एमएसटी प्रक्रिया ये निषेचन से पहले की जाती है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी का डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे माता पिता का भ्रूण होता है, यहाँ पे फिर क्या होता है, अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल होती है, माता पिता की केंद्रक सामग्री सुरक्षित होती है। फिर यहाँ पे फिर दाता का भ्रूण है, ये क्या है, केंद्रिक को यहाँ पे हटाकर नष्ट कर दिया जाता है। फिर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे माता पिता की केंद्रक सामग्री है वो अंदर मौजूद है इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम कोशिका। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है, तो इस अध्ययन के अनुसार वसा उत्तक जो है एडिपोज टिश्यू है, इससे निकाली गई स्टेम कोशिकाएं हैं। ये मनुष्य में देखे जाने वाले ऑस्टियोपोरोसिस संबंधी फ्रैक्चर है उसको ठीक करने में मदद कर सकती है। अन्य संबंधित तथ्य, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को कमजोर और नाजुक बना देती है। स्टेम कोशिकाएं के बारे में जान लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ये अविशेषीकृत अनस्पेशलाइज्ड कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर के विकास के साथ नई कोशिकाएं प्रदान करती रहती हैं। ये नई परिपक्व कोशिकाओं के निर्माण के लिए बार बार विभाजित हो सकती हैं। ये नवीन परिपक्व कोशिकाएं हैं कि विशेष कार्यों को संपन्न कर सकती हैं। मनुष्यों में इन्हें प्रारंभिक भ्रूण के आंतरिक कोशिका द्रव्यमान इनर सेल मास, भ्रूण गर्भनाल व प्लेसेंटा के कुछ ऊतकों में और कई वयस्क अंगों में पहचाना गया है। प्रमुख प्रकार तो कौन कौन सा है, प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, तो इनमें भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं और प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं शामिल हैं। गैर भ्रूणीय कायिक वयस्क स्टेम कोशिकाएं, तो ये क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं। इनमें क्या है, वयस्क शरीर की सभी कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता होती है। भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं ESCS, तो ये भ्रूण में निषेचन के 3 से 5 दिन बाद और प्रत्यारोपण से पहले पाई जाती हैं। इनमें आंतरिक कोशिका द्रव्यमान होता है जो मानव शरीर के सभी विशिष्ट ऊतकों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, तो ये क्या है, ये कायिक कोशिकाओं, उदाहरण के लिए त्वचा कोशिका में भ्रूण जीन को डालकर बनाई जाती है। इससे ये वापस स्टेम कोशिकाएं जैसी अवस्था में बदल जाती हैं। वयस्क स्टेम कोशिकाएं ASCS, ये ऊतक या अंग में पाई जाने वाली अविभेदित कोशिकाएं हैं और उस ऊतक या अंग के विशिष्ट कोशिका प्रकारों को उत्पन्न करने के लिए विभेदित हो सकती हैं। प्रमुख प्रकारों में शामिल है तंत्रिका स्टेम कोशिका, त्वचा स्टेम कोशिका आदि। संबंधित तथ्य, पशु स्टेम सेल बायोबैंक, तो भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में किया गया है। पशु स्टेम सेल बायोबैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायोप्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, क्रायो स्टोरेज आदि। महत्व देख लेते हैं। तो पशुधन के लिए रीजेनरेटिव मेडिसिन और सेल थेरेपी पर ध्यान केंद्रित करना, डिजीज मॉडलिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग आदि में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, सहायता
तो इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC की राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन है NBM के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। NBM को 2017 में उद्योग और अकादमिक जगत के मध्य सहयोग आधारित मिशन के रूप में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य बायोफार्मास्यूटिकल विकास को तेज करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक। तो यह भी सुर्खियों में क्यों है? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स है एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB में राष्ट्रीय बायो बैंक है, उसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय बायो बैंक क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे फेनोम इंडिया परियोजना है, इसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। ये यूनाइटेड किंगडम बायो बैंक मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय विविधता के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो रोगों का जल्दी पता लगाना, उपचार का अधिक सटीक बनाना और मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी रोगों एवं दुर्लभ आनुवंशिक विकारों जैसे जटिल रोग हैं उनके उपचार में सहयोग करना। यह हाई रेजोल्यूशन डेटा का निर्माण करेगा। इससे AI संचालित डायग्नोस्टिक्स और जीन गाइडेड चिकित्सा उसको मजबूती प्रदान करने में मदद मिल सकती है। इस संबंध में हाई रेजोल्यूशन डेटा का अर्थ है बहुत ही बारीकी और विस्तार से एकत्र की गई जानकारी, जिससे किसी रोग है उसको गहराई से समझा जा सके। कवरेज की बात करें तो ये 10,000 व्यक्तियों का व्यापक जीनोमिक जीवन शैली युक्त और क्लिनिकल डेटा एकत्र करेगा। फेनोम इंडिया परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो इसे आधिकारिक तौर पर फेनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस PI चेक कहा जाता है। इसे 2023 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIRS ने शुरू किया था। उद्देश्य की बात करें तो यह एक दीर्घकालिक डेटा समृद्ध अध्ययन है जो कई वर्षों तक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखेगा। फेनोम क्या है? तो फेनोम किसी कोशिका, ऊतक, अंग, जीव या प्रजाति में फेनोटाइप मतलब दिखाई देने वाली विशेषताएं, इनका संपूर्ण समूह होता है। फेनोटाइप किसी जीव की दिखाई जाने वाली विशेषताओं को कहते हैं। इनमें जीव की शारीरिक की बनावट, रंग, कद, व्यवहार आदि शामिल होते हैं। किसी जीव का फेनोटाइप उसके जीनोटाइप के साथ साथ उसके जीन्स पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों द्वारा निर्धारित होता है। जीनोटाइप जीव में मौजूद जीन्स का समूह होता है। अन्य संबंधित सुर्खियां और घटनाक्रम। तो फर्स्ट है बायोकेमिकल मार्कर। भारतीय शोधकर्ता इन्होंने रक्त में ऐसे बायोकेमिकल मार्कर्स की पहचान की है जो मधुमेह रोगियों में गुर्दों की जटिलताओं का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। बायोकेमिकल मार्कर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये सूक्ष्म अणु जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल व लिपिड होते हैं। ये शरीर में चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं और चिकित्साओं द्वारा रोग के जोखिम का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोलेस्ट्रॉल परीक्षण का उपयोग हृदय रोग के जोखिम का आकलन करने के लिए किया जाता है। गुर्दे की जटिलताओं की पहचान करने वाला घटक तो कौन कौन से? एराबिटोल, मायो इनोसिटोल, राइबोथाइमिडीन, 2PY नामक एक विष जैसा यौगिक आदि। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क। तो भारत का पहला नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, जो भारत की बायो E3 नीति की पहली वर्षगांठ का प्रतीक भी था। बायोफाउंड्री एक स्वचालित सुविधा है जो DNA संश्लेषण, जीन एडिटिंग और हाई थ्रूपुट बायो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो को एकीकृत करके इंजीनियर जीव हैं उनको तेजी से डिजाइन, निर्माण और अनुकूलित करती है। नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट परियोजनाओं को व्यवहारिक और सफल प्रौद्योगिकी में बदलने में सहायता करना। बायो E3 नीति का हिस्सा तो इसे बायो इनेबलर्स है उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य, अनुसंधान गतिविधियां उनका विस्तार करना। तो फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बचे हुए टॉपिक हम आगे के नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।